हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज जेरेमी बेंथम। अब तक हमने रूसो के बारे में बहुत अच्छे से जाना, जॉन लॉक के बारे में जाना। ये थोड़े से डिफरेंट थिंकर हैं, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी आइडियोलॉजी थोड़ा सा आपको डिफरेंट हिट करेगी। क्यों? कोर आइडियाज डिफरेंट है इनके, ठीक है। और इन्हें क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडर कहा जाता है। क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है प्रेजेंट डे में, क्या इनकी क्रिटिसिज्म रहे, क्या चैलेंजेस रहे, वो सारी चीज़ें आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनका कॉन्सेप्ट है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एक्चुअली। तो हम जेरेमी बेंथम के बारे में बहुत अच्छे से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके टाइम पीरियड देख लेंगे, किस टाइम पीरियड के हैं। तो ये 1748 से 1832 इनका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड तक ये रहे हैं और यही इन्होंने अपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। देखो इतनी सारी ये चीज काम करते थे, ठीक है। ब्रिटिश ज्यूरिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और ये पॉलिटिकल थिंकर भी बने, ठीक है। आगे चल के इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई और ये एक तरीके से फिलोसफर कहलाए। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म। और इन्हें फाउंडर कहा जाता है किसका? क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म का। इसका मतलब क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है तो उसमें मैंने हल्का फुल्का बता दिया है, लेकिन आगे जो भी स्लाइड्स में मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली उसमें मैं डिस्कस करूँगी साथ के साथ, क्योंकि अभी बता दूंगी तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी सारे आइडियाज़ हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की डेवलप हो जाएगी। एंड ही एडवोकेट लीगल पॉजिटिज्म। मतलब देखो, अब ये लीगल पॉजिटिविज्म क्या है, इसका मतलब ये है, ये लॉ और लॉज को और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि देयर शुड बी अ लॉ और रूल बाय लॉ। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को ही बहुत ज़्यादा आगे प्रमोट करते हैं और ये कहते हैं कि सारी चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए, एक लॉ के अंडर में होनी चाहिए। मतलब हम सारी चीज़ों को पेन डाउन कर सकते हैं जो भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, या फिर हमारी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कभी भी दिल से दिमाग से नहीं जीते जा सकते, वो लॉ के थ्रू ही क्या होनी चाहिए, स्टैब्लिश होनी चाहिए। इस तरह की बातें कौन करते हैं? बेंथम करते हैं। एंड रिफॉर्मिस्ट एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। देखो ये रिफॉर्म की तो बात करते ही करते हैं, बहुत तरीके इन्होंने रिफॉर्म की बात की है। यहाँ तक कि इन्होंने इक्वालिटी की बात की जिसमें वुमेन्स को भी इक्वालिटी की बात करते हैं, और एडल्ट सफ्रेज की बात की है जिसमें उन्होंने सबको वोटिंग राइट्स देने की बात कही है। साथ में क्या है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जितने भी नियम कानून समाज में बने हैं, देश में बने हैं, उनका सबका कोडिफिकेशन होना चाहिए और सारी चीज़ें उसमें नियम के अनुसार ही चलनी चाहिए। ये बात कहते हैं जो कि बहुत अच्छी है। और इनका सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए होता है? ये होता है एक कॉन्सेप्ट के लिए जो देते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ये इनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ देखते रहिए आगे। लाइफ और बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो अब तक मैंने जितने भी यूजीसी नेट एग्जाम के देखे उसमें ना बहुत ज़्यादा इन जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनकी लाइफ और बैकग्राउंड को इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। मतलब इस तरीके से नहीं पूछता कि इनका कब जन्म हुआ, ये इनकी कब डेथ हो गई, किस बीमारी से हो गई या नेचुरल डेथ हुई, इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं ये लोग पूछते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि लेनिन की डेथ कब हुई, उस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछ ले जाते हैं। एजुकेशन कहाँ से ली, ये किया वो नहीं पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इनके मेजर वर्क रहते हैं, वो आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहता है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है। सो ही वॉज बॉर्न इन ऑन 15 फरवरी 1748 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। चाइल्ड प्रोडगी, एंटर्ड ऑक्सफोर्ड एट 12। देखो 12 साल की उम्र में ये क्या हुआ, ऑक्सफोर्ड में पहुंच गए और वहाँ से इनकी बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन एजुकेशन हुई। तो आप समझ सकते हो कि इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी होगी, ठीक है। एंड ट्रेनिंग इन्होंने किसकी ली थी? इन्होंने लॉयर की ट्रेनिंग ली थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉयर की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन ये रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है। और ये जब रिजेक्ट हो गए प्रैक्टिस में, तो उसके बाद क्या हुआ, ये एक फिलोसोफर में टर्न हो गए। फिलोसफी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने पढ़ाई की, फिर प्रैक्टिस करते हैं ना, लॉयर जो लोग हो जाते हैं वो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिबेट्स वगैरह इन सब में बैठते हैं। तो वहाँ पे जब ये प्रैक्टिस करे तो उस दौरान ये फेल हो गए। देन उसके बाद ये ना पॉलिटिकल फिलोसफर बन गए, उन्होंने अपनी ही फिलोसफी देना शुरू कर दिया। एंड ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम। ये बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं किसके? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। क्यों? क्योंकि इनका मानना था रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जबकि ब्रिटेन में क्या था उस टाइम? ब्रिटिश में उस टाइम मोनार्की थी, तो इस वजह से ये बहुत बहुत बड़े क्रिटिक बन गए थे उस सिस्टम की। एंड द लीगल सिस्टम कॉम्प्लेक्स एंड अनजस्ट, ठीक है। और इनकी डेथ हम देखेंगे, उनकी डेथ कब हुई थी? तो 6 जन 1832 को इनकी लंदन में ही डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वो चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। एंड हिज ऑटो आइकन ममीफाइड बॉडी इज स्टिल एट द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। देखो इनकी जो ममीफाइड बॉडी है वो अभी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में रखी गई है, ठीक है। आई डोंट नो ये ममीफाइड बॉडी मतलब
आई डोंट नो क्या बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लोग क्या करते हैं उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। मैंने तो एक तरीके से ये भी सुना था कि कुछ 300-400 लोगों की बॉडीज़ को अभी भी प्रिजर्व करके रखा है, क्योंकि फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी अगर बाई चांस ऐसी आ गई जिससे हम उनको फिर से जिंदा कर सकेंगे तो वो उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और उन लोगों को फिर से जिंदा किया जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं। तो इनकी जो बॉडी है उसको ममीफाइड करके कहाँ रख दिया गया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में रखा गया है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एग्जाम में तो खैर इससे पूछा नहीं जाता है। हाँ, फिर इनके आगे हम चल के मेजर वर्क देख लेंगे इन्होंने कौन कौन से मेजर वर्क दिए। तो उनका सबसे पहले हम देखेंगे अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, जो उन्होंने 1776 में लिखा है, जिसमें ये क्या है, क्रिटिक रहे हैं किसके, ब्लैकस्टोन के। एंड द इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो 1789 में लिखी है, जिसमें ये यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, द फिनोप्टिकन राइटिंग 1791, इसमें प्रिजनर्स के रिफॉर्म की बात की है। ठीक है, जो जेल वेल में रिफॉर्मर्स होते हैं, उन रिफॉर्मर्स नहीं होते हैं, जितने भी कैदी वगैरह होते हैं उनके अंदर उनकी चीज़ों को रिफॉर्म करने की बात की, उनकी सुविधाएं बढ़ाने की बात की हुई है, या सर्विलांस की बात की है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी इनकी बुक है जो 1830 में लिखी गई, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की मॉडल की बात करते हैं। एंड द टेबल ऑफ द स्प्रिंग ऑफ एक्शन ह्यूमन मोटिवेशन क्लासीफाई किया है। इनका मानना है कि ह्यूमन मोटिवेशन को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनका थोड़ा सा मुझे स्टूपिड कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि आप ह्यूमन मोटिवेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इमोशंस किसी की कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन इंसान कब बहुत ज़्यादा खुश है, कौन इंसान कब बहुत ज़्यादा दुखी है, या किसी इंसान को कैसी फीलिंग है, इसको हम कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने बताई, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, इसीलिए ये फेमस हो गए थे, क्योंकि कोई ना कोई यूनिक आइडिया देगा आपको तो आप उसके लिए फेमस हो जाओगे। अब देखो इनका जो कोर आइडिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम, तो वो कोर आइडिया है इनका यूटिलिटेरियनिज्म का। अब देखो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इनका मानना है कि जो मोरालिटी है, यूजफुल ऑफ एक्शन इन प्रमोटिंग हैप्पीनेस, तो जो मोरालिटी है, हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, वो यूज़ होनी चाहिए किसमें, एक्शंस में। क्यों, क्योंकि ताकि लोग हैप्पीनेस को प्रमोट कर सके। अब मान लो मेरे मोरल वैल्यूज़ ये कहते हैं कि सड़क पे बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए, मैं कचरा नहीं करती हूँ, तो मेरी ये जो मोरालिटी है, ये मेरे मोरल व्यूज़ है, तो वो ऐसे होने चाहिए कि मैं पूरी सड़क साफ़ कर दूँ, जिससे जो दूसरे लोग हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकें, साफ़ एनवायरनमेंट को क्या कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो इन्होंने ना एक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने बोला है कि मोरालिटी, नेचुरल लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपकी हर चीज़ एक्शन में दिखनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये बात सही भी कहते हैं, मतलब क्या ही हो जाएगा, आप कोई दिमाग में चीज़ लेके चल रहे हो, बट उसको एक्शन में उतारो। ठीक है, उसको करो आराम से। अगर आप किसी एग्ज़ाम की या फिर किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, आप क्या करो, डायरेक्टली उस पर काम करो, एक्शन लेना शुरू करो। तो यही बात वो कहते हैं कि मोरालिटी वगैरह कुछ नहीं होता है ऐसा, जैसा आप सोच रहे हो कि हम मोरल वैल्यूज रखते हैं, लेकिन हाँ रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको एक्शन के थ्रू दिखाओ, कैसे करते हैं, एक्सप्रेस तो करो एटलीस्ट। तो ये वही बात कहते हैं, और इससे क्या होगा, लोगों के अंदर क्या आएगी, हैप्पीनेस आएगी, इससे हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा हम प्रमोट कर सकेंगे। एंड राइट एक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो ये इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनका मानना ये है कि जितने जैसे कोई मैंने माना कि एक गांव में 100 लोग मान लो एक नाला बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर 20 लोगों ने ये बोल दिया कि नहीं बनाना है, और बाकी 80 लोगों ने बोल दिया कि बनाना है, तो मुझे हमेशा 80 लोगों की बात सुननी चाहिए। ये एक होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब जो लोग ज़्यादा किसी बात को कह रहे हैं वो बात ही माननी चाहिए। ये बात कौन कहता है, ये बात कहते हैं जेरेमी बेंथम। तो इनका यही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ याद रखनी है कि जब ज़्यादा लोगों की हैप्पीनेस की बारी आए, तो छोटे जो बच गए हैं, कुछ लोग बच गए हैं, उनको अगर उनको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। एंड प्लेजर एंड पेन गवर्निंग फोर्सेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनका मानना है कि जो ज़िंदगी में इंसान होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, देखो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर है, तो इस तरीके के थॉट आएंगे इनके मन में। तो जो प्लेजर है और जो पेन है, वो हमारे ह्यूमन लाइफ में गवर्निंग फोर्स होती है। क्यों, तो अगर आज आप मेहनत करो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी ले लेंगे, फिर सेटल हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो ये प्लेजर है। ठीक है, और दूसरा है क्या है, पेन। पेन कैसे आएगा, यही आपको मैं सेम एग्जांपल में पेन बताती हूँ। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हो, परेशान रहते हो, और बहुत ज़्यादा आपके घर में तंगी चल रही है, आप गरीबी देख रहे हो अपने घर में, बाई चांस भगवान करे कोई ना हो, लेकिन आप ऐसी चीज़ें देख लो, फिर आप उस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हो कि मुझे इससे उठना है, हर हाल में मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो दो ही ऐसे कारण होते हैं हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में जो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एक तो होता है प्लेजर का कॉन्सेप्ट, और दूसरा होता है हमारा पेन का कॉन्सेप्ट।
ये बात उन्होंने कहीं तक बहुत ज़्यादा सही की और मैं इससे एग्री भी करती हूँ। एक प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारी लाइफ में, तो उसमें हम ना अच्छे से चीज़ें कर पाते हैं, लेकिन जो पेन का होता है उसमें एग्रेशन होता है, थोड़ा गिल्टीनेस होता है, फिर हम उस काम को उस डायरेक्शन में लेते हैं। काम तो करना है सेम, दोनों का गोल भी सेम है और अचीवमेंट भी, डेस्टिनी बिल्कुल सेम है, लेकिन उसको करने का इन्होंने दो वेज बना दी, ठीक है, दो रास्ते हैं, एक प्लेजर के थ्रू जा रहा है और दूसरा पेन से मोटिवेट होते हुए जा रहा है। तो ये बात कहते हैं। और इनका मानना है कि इंसान को हैप्पीनेस कब मिलेगी, जब उसके पास बहुत ज़्यादा प्लेजर होगा। और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा स्टेट। मतलब उन्होंने ये बोला है कि हमेशा स्टेट को इस तरीके की पॉलिसी लागू करनी चाहिए, इस तरीके के नियम कानून बनाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और उनकी इसी तरीके से हैप्पीनेस को प्रमोट करें। इनका कोर आइडिया हैप्पीनेस के इर्द गिर्द घूमता है। इनका मानना ये ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में हमने अगर जन्म लिया है तो हमारी सारी आइडियोलॉजी, हमारी पूरी ज़िंदगी हैप्पीनेस के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। एंड दिस इज़ माई फेवरेट लाइक कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई, अगर ज़िंदगी मिली है तो उसको हैप्पीनेस के इर्द गिर्द घुमाना चाहिए। इतना ज़्यादा पेन का लोड नहीं लेना है, क्योंकि चीज़ें होती रहती हैं आगे पीछे। एंड द इगोइस्टिक बेस, इंडिविजुअल सीक प्लेजर अवॉइड पेन। और उन्होंने बोला है जो इगोइस्टिक बेस है, इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है, जो मनुष्य का नेचर, वो क्या करता है, वो प्लेजर को लेना चाहता है और पेन को क्या करता है, पूरी तरीके से अवॉइड करता है कि कैसे भी करके हमें इस दर्द से छुटकारा मिले और हम क्या पहुँचे, हम बस बढ़िया तरीके से पहुँचे। जब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको एग्जाम का, तो वो जो एग्जाम पे आप जो पेन के थ्रू आप जो काम कर रहे हो ना, वो उसका मोटिवेशन क्या है, लास्ट डेस्टिनी क्या है, सेम वही चीज़ है कि एक बार मैं इस गरीबी से निकल जाऊंगा, मैं इस पेन से निकल जाऊंगा, ये जर्नी मुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी, देन मैं उस हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे सिर्फ प्लेजर प्लेजर होगा। तो इस तरीके की बात कौन करते हैं, जेरेमी बेंथम करते हैं कि इंसान को सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्लेजर मोटिवेट करता है। और उससे भी ज़्यादा क्या होता है कि इंसान हमेशा अपने पेन को अवॉइड करना चाहता है अपनी पूरी लाइफ में, मतलब उसको दर्द ना हो, उसको फील ना हो, इसलिए उस चीज़ों से बचता रहता है। तो ये बात ये कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सारे लोगों को यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनका यही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में उन्होंने हेडोनिस्टिक फैलिसिफिक कैलकुलस दिया है, जिसमें साइंटिफिकली ये बताते हैं कि हम कैसे हैप्पीनेस को और जो प्लेजर पेन है सॉरी उसको मेज़र कर सकते हैं। ये इनकी जो उन्होंने जो दी है, एक मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने पूरी स्केल दी है। इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि इट्स फीलिंग, ठीक है। अगर हैप्पीनेस है, पेन है, तो ये फीलिंग है, ये हमारे अंदर है, उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। उन्होंने कहा कि 7 ऐसे पैरामीटर्स हमें एक इंसान के अंदर मेजर करने चाहिए जिससे पता लग जाएगा कि उसके अंदर हैप्पीनेस ज़्यादा है या उसके अंदर पेन ज़्यादा है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उसमें पहला है इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्रोपेंक्विटी, फ्रिक्वेंटिटी, प्योरिटी एंड द एक्सटेंट। ये जो 7 हमने देखे हैं पूरे मेजर्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसके कॉन्सेप्ट में, बेंथम के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वो सिंपल से ये बात कहते हैं कि आप इन सारे पैरामीटर्स के थ्रू क्या कर सकते हो, एक इंसान के अंदर हैप्पीनेस कितनी है या उसके अंदर पेन कितना है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट ये देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे मैन, ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी। अब देखो ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने क्या कहा है और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ये क्या सोचते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आराम से। तो इनका मानना है कि जो मैन है उसका नेचर कैसा है, प्लेजर सीकिंग एंड पेन अवॉइडिंग बीइंग। उनका मानना है जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो हमेशा क्या करता है, सुख की तरफ भागता रहता है। मतलब उसको बिल्कुल भी पेन नहीं चाहिए, उसको गरीबी का पेन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो काम करने के लिए भाग जाता है, जिससे उसके पास पैसे आते हैं और अल्टीमेटली उसे क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। तो इनका बोला है कि जो साइकोलॉजी ह्यूमन की वो बस इसीलिए है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्लेजर को सीक करना चाहता है, प्लेजर की तरफ भागना चाहता है। प्लेजर समझ रहे हो ना, प्लेजर का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस की तरफ इंसान पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, वही करना चाहता है। और अपने साथ जो उसका कैरी आउट पेन है उसको हमेशा क्या करता रहता है, अवॉइड करता है, कहीं उसको किसी भी चीज़ का पेन ना हो, पेन ऑफ फीलिंग्स ना हो, गिल्ट ना हो, और मटीरियल लाइफ में उसको पेन ना हो, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करता रहता है। तो ये कैसा है, ये ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने कहा है। एंड द सेल्फ इंटरेस्ट इज़ नेचुरल। सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है वो एकदम से नेचुरल होता है, ठीक है। उनका मानना है अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, थोड़े से सेल्फिश टाइप के हो, तो इसमें कुछ भी ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इन्हीं सारे फोर्सेस से डिराइव होते हैं, हमारे अंदर ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप बोलोगे कि वो तो अपने बारे में सोचता है, तो देन इट्स ओके, क्योंकि ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है और ये बहुत नेचुरल है। इसको बेसिक करो भाई, ये अगर आप किसी पे तंज कस रहे हो ये बात कह के, तो ये बहुत गलत है। इसको एकदम नेचुरल बनाओ, ठीक है। बट लॉ कैन अलाइन पीपल इंटरेस्ट विद सोशल वेलफेयर। लेकिन ये कहते हैं कि जो कानून होता है वो क्या कर सकता है कि जिन सारे लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट एक जैसे हैं उनको साथ में ला सकता है, और उनके साथ क्या इसी चीज़ से क्या हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो हम हैं, मैंने आपको बताया हुआ कि हम
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि जितने भी देश होते हैं उन सब के एक ही गोल होते हैं, मतलब सेम गोल होते हैं, चाहे वो कल्चर पे हो, इकोनॉमी पे हो, किसी भी चीज़ पर हो, वो सेम गोल पर क्या करते हैं, सारे लोग आपस में मिल के आ जाते हैं। तो जब एक इंटरेस्ट सारे ही लोगों का है तो क्यों ना सारे ही लोग उससे बेनिफिट लें। तो ये बात कौन कहते हैं? बैंथम कहते हैं, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस साइकोलॉजिकल हेरोइज्म बेसिस फॉर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि हमेशा क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ को पॉलिटिकली अलाइन कर दो। ऐसा नहीं है कि आप इनके इंटरेस्ट अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग हैं और सारे लोग काम तो चलो कर रहे हैं, लेकिन इनको पॉलिटिकली अलाइन कर दो, एक कर दो, और इनके लॉ के थ्रू इन्हें अबाइड कर दो। और इनका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, ज़िंदगी में किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सुख लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये हैप्पी रह सकें, ठीक है। तो ये बात कहते हैं कौन? बैंथम। इनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ही एडवोकेटेड डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं किसको? डेमोक्रेसी को, ठीक है। डेमोक्रेसी को ही इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, मोनार्की है, उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जिस तरीके से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, या फिर मोनार्क वहाँ पे एक डेस्पोटिक रूलर बन रहा है, पूरे दुनिया में राज कर रहा है, तो ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये साथ ही साथ क्या काम करते हैं, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, विमेंस, मैन, सारे के सारे लोग कैसे हैं, पूरी तरीके से इक्वल है, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं, ये बात ही कहते हैं। एंड फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मैन एंड वीमेन। अब देखो, ये वोटिंग राइट्स के लिए मैन और वुमेन को एक जैसा मानते हैं, तो इक्वालिटी की बात करें, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एंड डिफेंडेड अ सेपरेशन ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। और ये क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को डिफेंड करते हैं और साथ ही के साथ अकाउंटेबिलिटी को भी, ठीक है। एंड स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम हैप्पीनेस। और इनका मानना है जो स्टेट है, जो राज्य है, या फिर जो आप नेशन कहते हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हैप्पीनेस को वो सिक्योर करे, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो कोई काम ऐसे कर रही है जिससे किसी की हैप्पीनेस ही नहीं आ पा रही है, कोई कुछ अच्छा काम कर ही ना पा रहे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें कौन करते हैं? बैंथम करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं कि सपोर्टेड रूल ऑफ लॉ, जो लॉ होना चाहिए उसके ही अकॉर्डिंग सारे लोग गवर्न होने चाहिए एक स्टेट में या एक कंट्री में। स्टेट कंट्री यहाँ एक ही बात है, पूरे आपको थ्योरी में, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में आपको स्टेट ही वर्ड सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग कंट्री को, नेशन को स्टेट ही बुला रहे हैं, ठीक है। एंड द कोडिफाइड लीगल सिस्टम। और इनका मानना है जो कोडिफिकेशन होना चाहिए, जितने भी सारे लॉज हैं उनका कोडिफिकेशन होना चाहिए। देखो, ब्रिटेन के हैं, ये लंदन के हमने पहले देख लिया। तो लंदन में देखो, एक तरीके से अगर मैं छोटा सा आपको व्यू दूं, तो वहाँ पे कोई भी लॉज का कोडिफिकेशन नहीं है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा फ्लैक्सीबल है कि ये समझ लो, वहाँ की पार्लियामेंट रोज़ लॉ बनाती है। हमारे यहाँ एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया 1950 में, वही चल रहा है, ठीक है। लेकिन उनके यहाँ तो रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है एक तरीके से, मतलब कोई नया नियम लिखा, उसको फटक से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। इस तरीके की चीज़ें चलती है वहाँ पे। तो उनका मानना है कि ऐसे नहीं होता है, आपके पास प्रॉपर कोडिफिकेशन होना चाहिए लॉ का, रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है वो प्रॉपरली एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। तो ये सारी प्यारी प्यारी बातें कौन करते हैं? बैंथम करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे लीगल एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में। क्या कहते हैं? लीगल पॉजिटिविज्म। इनका मानना है जो लॉ है, कमांड ऑफ सोवरेन बैक बाय द सैंक्शंस। जो कमांड है सोवरेन की, सोवरेन की मतलब बात करें जो हेड ऑफ द स्टेट है, देन ही शुड बी बैक्ड बाय द सैंक्शंस, ओके। एंड ही रिजेक्टेड नेचुरल लॉ और द राइट। और देखो, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल लॉ का या फिर नेचुरल राइट्स का, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड लॉ मस्ट बी रैशनल एंड कोडिफाइड एडवोकेटेड, ठीक है। तो इनका मानना है जो नियम कानून है, जो लॉ है, वो बहुत ज़्यादा रैशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसूल फजूल बातें कर रहा है और कह रहा है कि नहीं यही लॉ है, ये वो है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉ बहुत ही ज़्यादा रैशनल होना चाहिए और कोडिफाइड होना चाहिए, ठीक है। वो एक जगह पे लिखा होना चाहिए जिसके थ्रू क्या हो, वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार गवर्न हो, ठीक है। एंड ये क्या एडवोकेट करते हैं? कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड सिविल लॉ की बात करते हैं, प्रिजनर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें ये एफिशिएंट सर्विलांस की बात करते हैं कि जो जितने प्रिजनर्स ऑफ वॉर आपने इकट्ठे कर रखे हैं या फिर जितनी जेलों वेलों में बंद हैं, उन सबको क्या उनकी रख रखाव सही से होनी चाहिए और उनकी सारी एक्टिविटीज़ पे निगरानी रखनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म की ही साथ साथ ये बात करते हैं, एनिमल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। वुमेन्स की इक्वालिटी की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। वुमेन्स को मैन के इक्वल कैसे रखा था इन्होंने? वोटिंग राइट्स के थ्रू। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी की बात कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो आपकी दास प्रथा है उसको ख़त्म कर दीजिए। साथ में क्या है कि स्टेट में सेकुलरिज्म को प्रमोट करो, मतलब सारे धर्मों को एक समान समझो, सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करो। तो ये बातें कौन कह रहा है? बैंथम कर रहे हैं, ठीक है। बैंथम वर्सेस नेचुरल राइट्स। तो बैंथम का हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे बैंथम का नेचुरल राइट्स से। ही क्रिटिसाइज नेचुरल राइट्स एंड नॉनसेंस अपॉन स्लिट्स। तो उन्होंने क्या किया है, जो नेचुरल राइट्स उनको नॉनसेंस बोल दिया। देखो कितनी गलत बात है, उन्होंने बोल दिया कि जो नेचुरल राइट है वो तो कंप्लीटली नॉनसेंस है, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कोई इक्वालिटी अपलिफ्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप नेचुरल राइट्स की बात करोगे तो नेचुरल राइट्स में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आप ऐसे इररिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। आप
अपने समाज के प्रति अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझोगे, एनवायरनमेंट के लिए अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझोगे, आप सिर्फ अपना अपना अपना, ठीक है, यही करोगे कि इस नेचर ने हमें लाइफ दी है। और आपको अंदर ना एक्विजिशन की एक जो भावना होती है कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, या फिर आप लेबर ओरिएंटेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा लैंड अपने कब्जे में कर लो, तो ये सारी चीज़ें बैंथम को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं कि नेचुरल लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ को, हर राइट्स को कौन गवर्न करे? लॉ गवर्न करे, ठीक है। तो ये बात कहते हैं, एंड राइट्स एग्जिस्ट ओनली थ्रू लॉ नॉट नेचर। और इनका कहना है कि जो राइट्स होते हैं, जितने भी हमारे अधिकार हैं, वो सारे के सारे किस तरीके से गवर्न होते हैं और एग्जिस्ट होते हैं, वो सिर्फ लॉ के थ्रू एग्जिस्ट होते हैं, ना कि किसी नेचर के थ्रू, ठीक है। एंड लॉ डिराइव लेजिटिमेसी फ्रॉम यूटिलिटी नॉट डिवाइन नेचुरल अथॉरिटी। उनका मानना है जो लॉ है वो कहाँ से होता है? लेजिटिमिटी फ्रॉम यूटिलिटी, मतलब अगर कोई नियम कानून है उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है तभी वो नियम कानून रहना चाहिए। उसकी यूटिलिटी कितनी है, वो कितना सही है, कितना रैशनल है, वो उसको तभी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उखाड़ फेंक डालो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। ये बात बैंथम कहते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट विद लॉक एंड रूसो, देखो इनका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू हमें लॉक और रूसो के साथ देखने को मिलता है, जिनकी आइडियोलॉजी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो राइट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के नेचुरल होते हैं और इनहेरेंट होते हैं, मतलब एज सपोज टू बॉर्न अ किड, ठीक है, तो उसके पास वो राइट्स उसको पैदा होते ही मिल गए। उसको जो राइट्स हैं, चाहे लाइफ के हो, लिबर्टी के हो, प्रॉपर्टी को, वो उसको पैदा होते ही बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन उसको वो राइट क्या हो गए? मिल गए, ठीक है। तो ये बात कौन कहता था? ये लॉक और रूसो कहते हैं, लेकिन जो बैंथम था वो थोड़ा सेंस से एक कदम आगे चले, उन्होंने बिल्कुल इसको नकार दिया। बैंथम और लिबरलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो कंसिडर फाउंडिंग फिगर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म के इनको कंसिडर किया जाता है फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। तो ये किस पे फोकस करते थे? इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस करते थे कि सारे इंसान कैसे हैं? रैशनल हैं, सारे इंसान फ्री हैं, लिबर्टी है उनके पास, तो ये बातें करते थे। साथ में इकोनॉमिक लिबर्टी की ये बात करते हैं, इसमें फ्री मार्केट विद वेलफेयर कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं कि सारे मार्केट, सारे दरवाजे खोल दिए जाएँ सारे लोगों के लिए, ताकि वो अपने मनपसंद का क्या कर सकें? काम कर सकें और बहुत ज़्यादा मुनाफा वगैरह कमा सकें। तो ये बात भी कौन कर रहे हैं? बैंथम कर रहे हैं, जो कि एक क्लासिकल लिबरलिज्म का बहुत बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ठीक है। अपोजिशन टू मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, हेरिडेटरी प्रिविलेजेस, और ये बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं किसको? मोनार्की को। उस टाइम लंदन में मोनार्की स्टैब्लिश थी, ठीक है। इनके टाइम में 1748 की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा था वहाँ का रूल कितना डेस्पोटिक रूल था, राजा किसी की सुनता नहीं था, कोई प्रॉपर लॉज नहीं है, कोई उसको मान नहीं रहा है, तो उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुख होता था। तो तभी ये कहते थे कि मुझे मोनार्की पसंद नहीं है, ना एरिस्टोक्रेसी पसंद है। और जो हेरिडेटरी प्रिविलेजेस मिलते हैं, हेरिडेटरी प्रिविलेज का मतलब है जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये सब खत्म होना चाहिए, ये बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? हमारे बैंथम कर रहे हैं। येट लिबर्टी वॉज सबॉर्डिनेट टू यूटिलिटी नॉट एब्सोल्यूट। ये कहते हैं कि लिबर्टी ठीक है, सारे इंसानों को लिबर्टी दो, आराम से घूमने फिरने की, खाने की, कोई भी प्रोफेशन चुनने की, लेकिन यूटिलिटी के नीचे रखो उसको। यूटिलिटी का मतलब क्या है? तुम्हारी लिबर्टी को इतना ना बढ़ा दें कि जो पूरे हैप्पीनेस जो हमने बनाया, पूरा खेल बनाया कि ज़्यादातर लोगों का हैप्पीनेस ये है कि तुम्हारी लिबर्टी थोड़ी कम की जाए, तो भाई उसको कम कर लो। इस तरीके की बातें कहते हैं, ठीक है। ये समाज को थोड़ा सा सेंटर में रखते हैं, उसको सेंटर में लेकर चलते हैं, तब अपनी सारी बातें कहते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं कि इस तरीके से समाज होना चाहिए, लोगों को अपने जीवन ऐसे जीना चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स ये होने चाहिए। तो वही सारी चीज़ें ये डिस्कस करते हैं। फिनॉप्टिकन आइडिया इनका क्या है? मॉडल प्रिजनर डिज़ाइंस फॉर कॉन्टेस्ट ऑब्जर्वेशन। इनका मानना है जो प्रिजन मॉडल है वो इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें कॉन्स्टेंट हम ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है। हमें प्रॉपर देख रेख करनी है, सर्विलांस करनी है, प्रॉपर चेकिंग करनी है प्रिजनर्स की, तो ये बात ये कहते हैं। एंड द सिंबल ऑफ बैंथम बिलीफ इन डिसिप्लिन, एफिशिएंसी एंड रिफॉर्म। और जो बैंथम की जो बिलीफ्स है, जो आइडियाज़ है, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए और रिफॉर्म होने चाहिए उनके अंदर, ठीक है। लेटर इन्फ्लुएंस फुकॉल्ट क्रिटिक ऑफ सर्विलांस एंड पावर। और जो आगे चल के मैकॉल और फौकॉल्ट हैं, वो एक थ्योरी देते हैं। एक्चुअली उनका नाम माइकल फौकॉल्ट है, हाँ, माइकल फौकॉल्ट उनका पूरा नाम है, वो दूसरे थिंकर हैं। उनकी थ्योरी को, ये थ्योरी जो उन्होंने दी है बैंथम ने, वो थ्योरी वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। बैंथम की डेमोक्रेसी के थोड़े आइडियाज़ को देख लेंगे। रेडिकल फॉर हिज टाइम डिमांडेड। देखो इनके जो आइडियाज़ थे वो कैसे थे? थोड़े रेडिकल थे, थोड़े रूढ़वादी थे, एक तरीके से बोल सकते हैं। रूढ़वादी नहीं, रेडिकल को हम बोल सकते हैं तर्क संगत थे, जो तार्किक बातें करते थे। ना 18 सेंचुरी में आपको किसी के वोटिंग राइट्स देखने को मिल रहे हैं, ना विमेंस इक्वलिटी देखने को मिल रही है, ना एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी देखने को मिली, फिर भी इनके आइडियाज़ इस तरीके के, तो एक रेवोल्यूशन ही तो क्रिएट कर रहे हैं समाज में। तो वो सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने वीमेंस को भी इक्वल पैरामीटर पे ले आए कि वीमेंस को भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, ठीक है। सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई, वो अपने आप को बार बार इलेक्ट करवा रही है और वही आके पूरा उसने
इंतज़ाम कर रखा है अपने ही राजा बनने का ज़िंदगी और, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन टाइम पीरियड पे होना चाहिए, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी फ्रीक्वेंटली इलेक्शन होगी सरकार को हटाओ, दूसरी सरकार को लाओ, ऐसी बातें करते हैं बैंथम। एंड द रिकॉल फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं कि सारे लोगों के अपने अपने प्रतिनिधित्व तो होने चाहिए सरकार में, जो उनकी बात रखें, उनकी डिमांड रखें और सरकार उनके ही अकॉर्डिंग क्या करे, काम करे। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सरकार अगर एक सोवराइन है, एक हेड है स्टेट का, तो वो कैसे सुनेगा? उसको क्या पता उसके राज्य में कितने लोगों के पास क्या चीज़ है, किसने को क्या चाहिए। तो इसके लिए एक मेंटेनेंस होना जरूरी है। तो वो मेंटेनेंस किसके फॉर्म में होगा? रिप्रेजेंटेटिव्स के फॉर्म में होगा। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट, और उन्होंने क्या किया, एक फाउंडेशन क्रिएट किया किसके लिए? मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट के लिए। अगर आप इनके आइडियाज़ को ढंग से देखोगे, यूनिवर्स ये सफरेज है, ये सीक्रेट बैलॉट है, ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हैं और रिप्रेजेंटेटिव की बात है, तो ये सब कहाँ आते हैं? ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है। तो वही इनको फाउंडिंग मेंबर उसका मान लिया गया है। क्रिटिक देख लेते हैं बैंथम का। बैंथम का क्रिटिसिज्म किन किन पैरामीटर्स पे होता है, तो ये कहते हैं ओवरली मैकेनिकल, रिड्यूस मोरालिटी, प्लेजर और पेन अर्थमेटिकली। तो इनका ये मानना है कि जिनको उन्होंने ना बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता दी, हम किसी की फीलिंग्स को हम कैसे नाप सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम अर्थमेटिकली कैसे तुम नाप सकते हो। अगर बोलूँ कि हाँ आपका GRF क्लियर हो गया, चलो ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्ला रहे हो, तो मैं उसको 8 पॉइंट दे सकती हूँ, वाओ 10 आउट ऑफ 8 पॉइंट दिए मैंने, मैं उसको नहीं कैलकुलेट कर सकती। लेकिन वो कहते हैं नहीं, स्ट्रेंथ के थ्रू कैलकुलेट करो, टाइम के थ्रू करो कैलकुलेट, तो वो सारी चीज़ें एकदम बकवास मानी जाती हैं, ठीक है। और वो सच भी है, आप किसी की फीलिंग्स को, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते कैसे भी, ठीक है। एंड इग्नोर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस एंड प्लेजर लाइक JS मिल क्रिटिक। तो ये इन्होंने बोला, जो दूसरा इनका क्रिटिक निकल कर आया है वो ये है कि ये क्वालिटेटिव डिफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। मतलब क्वांटिटी पे आपने फोकस कर लिया कि 7 क्वांटिटी ऐसी दे दी हमने जिसके ऊपर आप क्या करो, हैप्पीनेस को मेजर कर लो। लेकिन जो क्वालिटी की क्या बात हुई, मतलब किसी को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, किसी को उसी चीज़ से बहुत कम हैप्पीनेस मिलती है, तो आप इन दोनों डिफरेंसेस को आप कैसे मेंटेन करोगे? मतलब एक पर्सन को उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और एक उसको देख के बहुत ज़्यादा न्यूट्रल टाइप का है, लेकिन हाँ वो अंदर से थोड़ा बहुत खुश है, तो आप उन दोनों को कैसे मेजर करो? ये एक बहुत बड़ा इनके ऊपर क्या लगता है, क्रिटिसिज्म लगता है। तीसरा इसमें सबऑर्डिनेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट टू मेजॉरिटी हैप्पीनेस। और उन्होंने बोला है कि आपने बहुत बड़ा क्या किया, गलत ब्लंडर कर दिया, जो सबऑर्डिनेशन कर दिया है किसका, माइनॉरिटी राइट का। मैंने वही बताया था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, अगर 100 लोग हैं जिसमें 80 एक बात कह रहे हैं और 20 दूसरी बात कह रहे हैं, तो जो 80 लोग एक बात कह रहे हैं उसकी बात को मान लीजिए। तो वो जो क्रिटिक है वही कह रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है हमने 80 लोगों मान ली, लेकिन उन 20 लोगों का क्या, जो कह रहे हैं उनकी बात तो आपने दबा दी, उनके लिए तो इनइक्वालिटी होगी, उनके लिए तो इनजस्टिस होगी, तो इस चीज़ को आप कैसे प्रेफर करोगे? तो वो कहते हैं, फिर उनका मुंह बंद हो जाता है, सॉरी मतलब वो इसके कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। टू यूटिलिटेरियनिज्म नेग्लेक्टिंग वैल्यू लाइक जस्टिस, डिग्निटी एंड, इनका मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगितावादी है, बहुत ज़्यादा। और ये क्या कर रहा है, मोरल वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहा है, जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट को और राइट्स को भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इसको तो हम भाई इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। लेगेसी और इन्फ्लुएंस भी इनका बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्या इनका इन्फ्लुएंस रहा है और इनकी लेगेसी क्या रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरिज्म इंस्पायर्ड JS मिल। तो इन्होंने देखो JS मिल को इंस्पायर किया, ठीक है, जॉन ऑस्टिन को इंस्पायर किया। जो JS मिल है वो अपना रिवाइज यूटिलिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो यूटिलिटेरिज्म बुक है वो किसने लिखी है, तो कभी भी बैंथम लगा के मत आना, वो JS मिल ने लिखी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए JS मिल ने यूटिलिटेरिज्म बुक लिखी है, लेकिन यूटिलिटेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, वो जेरेमी बैंथम ने दिया है, ठीक है। जो जॉन ऑस्टिन है वो एक बहुत बड़े एक लीगल, जैसे हम बोलते हैं ना, लीगल और लॉज इन सब को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं। तो उन्होंने भी अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से डिराइव की है, ये जेरेमी बैंथम से की है, ठीक है। एंड द मॉडर्न लॉ, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमी, ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं हमें। की रोल हमें देखने को मिलता है सेकुलरिज्म में, ये बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करो, सारे धर्म एक जैसे हैं। रिफॉर्मिज्म, रैशनलिज्म एंड द लिबरलिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ पे कंक्लूजन देख लेंगे, क्या हमारा कंक्लूजन रहा। तो जेरेमी बैंथम है मैं कह रही हूँ जेरेमी बैंथम है, सॉरी जेरेमी बैंथम है, वो एक बहुत बड़े रैशनलिस्ट हैं, रिफॉर्मर है, यूटिलिटेरियन है, ठीक है। फिलॉसफी गाइडेड बाय यूटिलिटी, लॉ, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, ठीक है। इनकी फिलॉसफी जो पूरी की पूरी इनकी विचारधारा है वो यूटिलिटी के इर्द गिर्द घूमती रही कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो करें जिससे समाज में क्या हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, ठीक है। लॉ की ये बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। एंड हिज लेगेसी कंटिन्यू टू शेप jurisprudence, ethics, political science and the governance, ठीक है। तो आई थिंक मेरा यहाँ तक चैप्टर फिनिश होता है, हाँ ऑलमोस्ट यहीं पे होता है।
तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया हमने जेरेमी बेंथम के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट योर नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जेरेमी बेंथम, और उनके बाद एक दो थिंकर्स और मेरे ख्याल से, नहीं अभी तो 4-5 हैं, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप सारे लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। जेरेमी बेंथम से मैंने कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हुए देखा नहीं है। नॉर्मल सा मैंने यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, एक तो एकदम से नहीं ले पाते हैं नाम, यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वही देखने को मिला। और इनकी बुक जो यूटिलिटेरियनिज्म है, जो कि इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखी है, वो जे.एस. मिल ने लिखी है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। और इसके अलावा मैंने नहीं क्वेश्चन इससे बनते हुए देखा बहुत ज़्यादा, तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जितना था इंपॉर्टेंट मैंने सब आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। और इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, नोट्स बना लेना। तब तक ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।